नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शनम चैनल के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चौहान वंश से संबंधित जो रणथंभौर के चौहान राजवंश है, उनका ऐतिहासिक उद्भव और प्रारंभिक जो चौहान वंश थे रणथंभौर के, उनके बारे में 50 प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हमने चौहान वंश के बारे में लगभग 300 प्रश्न हल कर लिए हैं। देखिए पहला प्रश्न, मेयो कॉलेज के शिलालेखों के साक्ष्यों के आधार पर गोविंदराज ने रणथंभौर का राज्य प्राप्त करने हेतु किसकी ताबेदारी या अधीनता स्वीकार की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गौरी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गौरी, ऑप्शन बी। जो शिलालेख है उनके अनुसार गोविंदराज ने महमूद गौरी की जो ताबेदारी थी, मतलब अधीनता, स्वीकार कर ली थी। इसके कारण उनके जो चाचा थे हरिराज, उन्होंने उन्हें अजमेर से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके हस्तक्षेप के कारण उनको रणथंभौर मिला था। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष गोविंदराज को रणथंभौर का राज्य प्रदान कर चौहान वंश की इस नई शाखा को आधिकारिक मान्यता दी? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी या 1206 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1194 ईस्वी। देखिए 1194 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर के बजाय गोविंदराज को रणथंभौर का प्रशासन सौंपा, जहां से इस राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व प्रारंभ हुआ। और ऑप्शन ए 1191 ईस्वी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। और ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली के सुल्तान बने थे। अगला प्रश्न, गोविंदराज के रणथंभौर जाने के बाद अजमेर में उनके विरुद्ध किसने विद्रोह किया और उन पर चढ़ाई की? पृथ्वीराज तृतीय, हरिराज, सामंत सिंह या कानड़देव? देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हरिराज जो है उनके चाचा थे, जिन्होंने तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण करके गोविंदराज जो थे उसको विस्थापित करने का प्रयास किया था। और ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ये उनके पिता थे गोविंदराज के। ऑप्शन सी जो सामंत सिंह है वो जालोर शाखा से संबंधित थे। और कानड़देव जो है वो कानड़देव जालोर के अंतिम प्रतापी शासक थे। अगला प्रश्न, पावागढ़ के चौहानों के निस्वत लेख के अनुसार पृथ्वीराज के बाद किस शासक का नाम गोविंद के स्थान पर मिलता है? गोविंद राजतल्ले, वालणदेव, प्रहलाद या वीरनारायण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद या राजतल्ले। जो निस्वत लेख है उसमें गोविंदराज को गोविंद राजतल्ले के रूप में परिभाषित किया गया है। जो इस वंश की प्रथम वंशावली की पुष्टि करता है, प्रारंभिक जो वंशावली थी उसकी। और जो वालणदेव है वो गोविंदराज के उत्तराधिकारी थे। और प्रहलाद और जो वीर नारायण है वो बाद में इसी वंश में शासक हुए थे। अगला प्रश्न, प्रारंभिक रणथंभौर चौहानों की करद स्थिति का उनके प्रशासनिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? वे पूर्णतः स्वतंत्र सिक्के जारी कर सकते थे, उन्हें दिल्ली सल्तनत को कर देना पड़ता था और सैन्य सहयोग देना अनिवार्य था। उन्होंने मुगलों की मनसबदारी स्वीकार की, प्रशासन में केवल तुर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें दिल्ली सल्तनत को कर देना पड़ता था और सैन्य सहयोग देना अनिवार्य था। अगला प्रश्न, सृजन चरित्र नामक ग्रंथ के अनुसार महान पृथ्वीराज के बाद शासकों का सही अनुक्रम क्या दिया गया है? गोविंदराज, प्रहलाद, वीरनारायण, प्रहलाद, गोविंदराज, नारायण, वीरनारायण, वाघभट्ट, जेत्र सिंह, हम्मीर, बाघभट्ट? देखिए जो सुरजन चरित्र है उसकी वंशावली विशिष्ट है, जो पृथ्वीराज के बाद में सीधे प्रहलाद और उसके बाद में गोविंदराज और उसके बाद नारायण का उल्लेख करती है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रहलाद, गोविंदराज और नारायण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गोविंदराज के वंशज हम्मीरदेव 1301 ईस्वी के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाला सबसे प्रमुख विशेषण क्या है? कायर राजा, हठीला राजा, हम्मीर हठीला, संधिप्रिय शासक या मालवा का अधिपति? तो जो हम्मीरदेव है वो अपने हठ के लिए विख्यात है। कहा भी गया है कि तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी से
युद्ध किया था। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हटीला राजा या हमीर हटीला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। हम्मीर महाकाव्य में हम्मीरदेव को किसका पुत्र कहा गया है? वाग्भट, जेत्र सिंह, वीरनारायण या प्रहलाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेत्र सिंह। जो नयनचंद्र सूरी है, उन्होंने हम्मीर महाकाव्य में स्पष्ट रूप से जो जेत्र सिंह है उनको हम्मीर का पिता और पूर्ववर्ती शासक बताया है। और जो वाग्भट्ट है ऑप्शन ए, वो हम्मीर के दादा थे। और वीरनारायण और प्रहलाद भी जो है वो हम्मीर देव के जो वंशज थे, पूर्वज थे, वो थे। अगला प्रश्न, रणथंभौर के प्रारंभिक इतिहास में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? केवल राजा के बड़े पुत्र के लिए, गोविंदराज और उनके अधिकारियों की प्रारंभिक राजनीति स्थिति हेतु, तुर्क सेनापतियों के लिए, आमेर के कछवा शासकों के लिए? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंदराज और उनके उत्तराधिकारियों की प्रारंभिक राजनीतिक स्थिति हेतु। जो निस्वत लेख और प्रारंभिक अभिलेख है उनमें शासकों को राजपुत्र के रूप में संबोधित किया गया है, जो उनकी कुलीनता और अधीनस्थ संप्रभुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, चौहानों के अजमेर से विस्थापन का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? अजमेर में जल की कमी, दिल्ली अजमेर मार्ग पर तुर्कों का सुदृढ़ नियंत्रण और विद्रोह की सफलता, गोविंदराज की मालवा विजय की इच्छा, चित्तौड़ के शासकों का निमंत्रण। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली अजमेर मार्ग पर तुर्कों का सुदृढ़ नियंत्रण और विद्रोह की विफलता। देखिए जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके बाद में अजमेर में तुर्क सत्ता का केंद्र हो गया था और हरिराज के विद्रोह के बाद चौहानों के लिए वहां टिकना असंभव था। अतः रणथंभौर की पहाड़ियां सुरक्षित शरण स्थली बनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। रणथंभौर के शासकों की वंशावली में गोविंदराज और वीरनारायण के मध्य किन शासकों का नाम आता है? वालणदेव और प्रहलाद, जेत्र सिंह और वाग्भट, सोमराज और सूरराज, प्रहलाद और नारायण। तो देखिए जो ऐतिहासिक क्रम है उसको देखा जाए तो उसके अनुसार जो गोविंदराज के उत्तराधिकारी थे वालणदेव वो हुए, और उसके बाद में जो थे प्रहलाद हुए, और फिर वीरनारायण जो थे उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो इस तरह से देखे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, वालणदेव और प्रहलाद। जेत्र सिंह और वाग्भट जो है वो गलत हो जाएगा, जो प्रहलाद थे देखिए, और सोमराज और सूरराज भी गलत है, और प्रहलाद के बाद में नारायण, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रारंभिक सैन्य अभियान को रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान सफलतापूर्वक विफल कर दिया? प्रहलाद, वाग्भट, वीरनारायण या जेत्र सिंह? देखिए जो वीरनारायण थे वो एक कुशल सेनानायक थे। इन्होंने इल्तुतमिश की जो सेना थी उसको दुर्ग की दुर्गमता का लाभ उठा करके कड़ी टक्कर दी थी और पीछे हटने पर विवश कर दिया था। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीर नारायण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। इल्तुतमिश ने वीरनारायण को पराजित करने के लिए अंततः किस अनैतिक विधि का सहारा लिया? खुले मैदान में युद्ध, दुर्ग की दीवारों को तोड़ना, कूटनीतिक छल के तहत दिल्ली बुलाकर विस्फान करना, चित्तौड़ के राजा की सहायता लेना? देखिए तो सैन्य रूप से असफल रहने पर जो इल्तुतमिश थे उन्होंने संधि का नाटक किया और वीरनारायण को दिल्ली में आमंत्रित किया और वहां पर उन्हें जहर देकर मरवा दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कूटनीतिक छल के तहत दिल्ली बुलाकर विस्फान कराना। अगला प्रश्न, वीरनारायण की मृत्यु के पश्चात रणथंभौर दुर्ग की राजनीतिक स्थिति क्या हुई? वह स्वतंत्र रहा, इल्तुतमिश ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, वह मेवाड़ के अधीन हो गया, या वहां गृह युद्ध छिड़ गया? देखिए जो शासक है उसकी हत्या के बाद में जो अराजकता उत्पन्न हुई उसका लाभ उठा करके इल्तुतमिश जो थे उन्होंने दुर्ग को हस्तगत कर लिया था और वहां पर अपनी चौकियां स्थापित की थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न, हम्मीर महाकाव्य वीरनारायण के बारे में क्या विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है? वह प्रहलाद का उत्तराधिकारी था, उसने मालवा को जीता था, वह इल्तुतमिश का मित्र था, उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, वह प्रहलाद का उत्तराधिकारी था। वीरनारायण जो थे वो प्रहलाद के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी थे जिन्होंने वंश की गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न,
निम्न कथनों पर विचार करें। वीर नारायण ने इल्तुतमिश के विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध की नीति अपनाई। कारण रणथंभौर की करकलगिरी पहाड़ियों और सघन वन रक्षकों के लिए प्राकृतिक ढाल का कार्य करते थे। देखिए, इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। जो दुर्ग की भौगोलिक स्थिति थी उसके कारण ही जो सुल्तान की विशाल सेना थी उसको सैन्य रूप से जीतने में असमर्थ बना दिया था। अगला प्रश्न नंबर 17। वीर नारायण के काल में चौहानों की नीति में आया सक्रिय प्रतिरोध किसका परिणाम था? मुगलों का आगमन, तुर्क सल्तनत की बढ़ती साम्राज्यवादी आकांक्षाएं, मालवा के साथ संधि, गुजरात में सहायता की उम्मीद। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा तुर्क सल्तनत की बढ़ती साम्राज्यवादी आकांक्षाएं, ऑप्शन बी। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने राजस्थान के स्वतंत्र राज्यों को कुचलना चाहता था, जिसके उत्तर में वीर नारायण ने अधीनता त्याग कर संघर्ष का मार्ग चुना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, इल्तुतमिश को वीर नारायण के विरुद्ध विश्वासघात का मार्ग अपनाना पड़ा। कारण सुल्तान की सेना रणथंभौर की रसद व्यवस्था को बाधित करने में विफल रही थी। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, क्योंकि विश्वासघात के मुख्य कारण दुर्ग की जो अवैधता थी वो सीधी सैन्य जीत की असंभवता थी, न कि केवल रसद व्यवस्था। तो इसमें दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, वीर नारायण के वध के बाद उनके परिवार के किस सदस्य ने मालवा में शरण ली और बाद में राज्य पुनरुद्धार किया? जेत्र सिंह, वाघभट्ट, हमीरदेव या सोमराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाघभट्ट। वीर नारायण के भाई जो थे वाघभट्ट, वो इल्तुतमिश के षड्यंत्र को समझ गए थे और वो पहले ही मालवा चले गए थे, जहां से उन्होंने बाद में वापसी की थी। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर को हस्तगत करना चौहानों के लिए क्या साबित हुआ? स्थायी पतन, एक अल्पकालिक सैन्य धक्का जिसने भविष्य के प्रतिरोध को जन्म दिया, दिल्ली के साथ मित्रता का युग, या राजधानी का परिवर्तन। तो देखिए, जो तुर्कों का नियंत्रण था वो केवल लगभग 12 वर्षों तक ही रहा था, जिसके बाद वाघभट्ट ने इसे पुनः मुक्त करा लिया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये एक अल्पकालिक सैन्य धक्का था जिसने भविष्य के प्रतिरोध को जन्म दिया। अगला प्रश्न नंबर 21। इल्तुतमिश के अधिकार के लगभग कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात वाघभट्ट ने रणथंभौर दुर्ग पर पुनः विजय पताका फहराई? 5 वर्ष, 8 वर्ष, लगभग 12 वर्ष या 20 वर्ष। तो देखिए, जो इल्तुतमिश थे उनके नियंत्रण के लगभग 12 वर्ष बाद वाघभट्ट जो थे उन्होंने दुर्ग को वापस मुक्त करा लिया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लगभग 12 वर्ष। अगला प्रश्न, सुल्तान रजिया ने वाघभट्ट की बढ़ती शक्ति को कुचलने हेतु किन सैन्य नायकों के नेतृत्व में विशाल सेना रणथंभौर भेजी थी? उलुग खां और नुसरत खां, मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गौरी, जलालुद्दीन खिलजी और कमालुद्दीन, या मलिक काफूर। देखिए, रजिया के काल में मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गौरी ने घेराबंदी की थी, परंतु वाघभट्ट जो थे उनके प्रतिरोध के कारण उन्हें विफलता हाथ लगी, वो सफल नहीं हो पाए। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गौरी। अगला प्रश्न नंबर 23। वाघभट्ट के समय 1248 ईस्वी और 1253 ईस्वी के अभियानों के दौरान तुर्क सेनाओं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? दुर्ग की दीवारों का गिरना, मुस्लिम सैनिकों का भूख और प्यास, रसद संकट से तड़पना, चौहानों का आत्मसमर्पण, या सुल्तान की अचानक मृत्यु। देखिए, जो दुर्ग की घेराबंदी थी वो लंबी खिंच गई थी, जिसके कारण भीषण गर्मी और रसद की कमी के कारण जो तुर्क सिपाही थे वो बेहाल हो गए थे और उन्हें घेरा उठाना पड़ा। इस तरह से इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मुस्लिम सैनिकों का भूख और प्यास से तड़पना। अगला प्रश्न नंबर 24। वाघभट्ट ने अजमेर और दिल्ली की चौहान सत्ता खोने के बाद रणथंभौर में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था की नींव रखी? दिल्ली के अधीन एक जागीर, एक पूर्णतः स्वतंत्र और शक्तिशाली सैन्य तंत्र आधारित राज्य, मुगलकालीन मनसबदारी, या एक धार्मिक मठ। तो देखिए, जो वाघभट्ट थे उन्होंने समझ लिया था कि तुर्कों के साथ में सह अस्तित्व असंभव है, अतः उन्होंने जो रणथंभौर है उसको एक दुर्जय सैन्य गढ़ में परिवर्तित कर दिया था।
तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एक पूर्णतः स्वतंत्र और शक्तिशाली सैन्य तंत्र पर आधारित राज्य। अगला प्रश्न, इसमें हमें मिलान करना है। तो देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके समय पर गोविंद राज जो थे वो उनसे संबंधित है। ऑप्शन ए से दो को मिला दीजिए। उसके बाद में जो वीर नारायण है उनके समय इल्तुतमिश का संघर्ष था, और जो नसीरुद्दीन महमूद है वो बागभट से संबंधित है। इस तरह से 2, 1, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने किस वर्ष रणथंभौर को हस्तगत करने का निष्फल प्रयास किया था? 1240 ईस्वी, 1259 ईस्वी, 1282 ईस्वी या 1301 ईस्वी? तो देखिए, इसमें से उत्तर हो जाएगा 1259 ईस्वी, ऑप्शन बी। जो नसीरुद्दीन महमूद थे उन्होंने बागभट के उत्तराधिकारी चित्र सिंह के प्रारंभिक काल या बागभट के अंतिम काल में प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता का सेहरा बांधने का अवसर नहीं मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बागभट के बारे में कौन सा ऐतिहासिक तथ्य उनके सैन्य चरित्र को दर्शाता है? उन्होंने तुर्कों से संधि कर ली, उन्होंने ताबेदारी का जुआ उतार फेंका और दुर्ग को स्वतंत्र कराया, वे केवल एक शांतिप्रिय शासक थे, उन्होंने राजधानी को मांडू स्थानांतरित किया। देखिए, बागभट जो थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तुर्कों का नियंत्रण समाप्त करके रणथंभौर की पुनः स्वतंत्र करना था। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है, तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, बागभट की रक्षात्मक नीति के कारण तुर्क सेनाओं को प्राय कहाँ डेरा डालकर रसद संकट का सामना करना पड़ता था? बनास नदी के किनारे, रणथंभौर के दुर्गम पहाड़ी घेरे में, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में या आगरा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंभौर के दुर्गम पहाड़ी घेरे में। पहाड़ियों की सघनता और दुर्ग की जो ऊंचाई थी उसके कारण तुर्क सेना जो थी वो नीचे घाटियों में फंस जाती थी, जहां तक रसद पहुंचाना असंभव हो जाता था। अगला प्रश्न, बागभट ने अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार हेतु किन क्षेत्रों के चौहानों को संगठित किया? केवल रणथंभौर के स्थानीय निवासी, अजमेर और दिल्ली से विस्थापित चौहान सामंत, दक्षिण भारत के योद्धा या अरब के सैनिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर और दिल्ली से विस्थापित चौहान सामंत। जो अजमेर था उसके पतन के बाद में जो बिखरे हुए चौहान योद्धा थे उनको बागभट ने रणथंभौर में एकीकृत करके एक नई सैन्य शक्ति बनाई थी। अगला प्रश्न, बागभट के सफल प्रतिरोध में आने वाली पीढ़ी जेत्र सिंह के लिए क्या मार्ग प्रशस्त किया? पतन का मार्ग, एक सुदृढ़, सुरक्षित और प्रवर्धन साम्राज्य का आधार, दिल्ली के साथ व्यापारिक संधि, धार्मिक पलायन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सुदृढ़, सुरक्षित और प्रवर्धमान साम्राज्य का आधार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, जेतर सिंह ने रणथंभौर पर कुल कितने वर्षों तक एक स्थिर और प्रभावशाली शासन किया, जिसकी स्मृति में हमीर देव ने एक विशिष्ट छतरी बनवाई? 20 वर्ष, 32 वर्ष, 10 वर्ष या 50 वर्ष? देखिए, जेतर सिंह जो थे उनके 32 वर्षों के शासन की स्मृति में ही रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 32 वर्ष। अगला प्रश्न, हम्मीर शिलालेख के अनुसार जेत्र सिंह ने मालवा के किस शासक को तब्त किया और मांडू को विजित किया? भोज परमार, जय सिंह परमार, मुंज परमार या उदय सिंह? तो देखिए, जो शिलालेख है उनमें उल्लेख है कि जेत्र सिंह ने मांडू में स्थित जय सिंह को अपनी सैन्य शक्ति से संतापित किया और उसके 100 सैनिकों को बंदी बनाकर दास बनाया। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जय सिंह जो परमार शासक थे। अगला प्रश्न, जैत्र सिंह ने किस राजपूत राजवंश के शासक कुर्मराज का कंठ छेदन कर उसके राज्य के कुछ भाग को रणथंभौर में मिला लिया था? आमेर के कछवा राजा, मेवाड़ के गुहिल राजा, जालोर के सोनगरा राजा या बूंदी के हाडा राजा? देखिए, जो कुर्मराज शब्द है वो कछवाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिन्हें पराजित करके जेत्र सिंह ने क्षेत्रीय सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आमेर के कछवा राजा। अगला प्रश्न, शिलालेखों और ऐतिहासिक ग्रंथों में जेत्र सिंह के लिए किन अन्य नामों का उल्लेख प्राप्त होता है?
जयसिम्हा और जयवर्मा, जयंत सिंह और जैत सिंह, जेतिंग या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। देखिए, जो जयसिम्हा, जयवर्मा, जयंत सिंह जो शब्द हैं वो स्थानीय भाषा में जयतिंग जैसे विविध नामों से इनको पुकारा गया है। और सभी के जो सारे विकल्प है वो जेत्र सिंह की पहचान के ही विभिन्न रूप हैं। इस तरह से इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हम्मीर शिलालेख विक्रम संवत 1345 में जेत्र सिंह की तुलना किस खगोलीय उपमा से की गई है? एक शीतल चंद्रमा से, एक नवीन प्रकार के सूर्य से, एक विशाल समुद्र से या आकाश की बिजली से। तो देखिए, जो शिलालेख है उसमें जेत्र सिंह एक नवीन प्रकार का सूर्य था, ऐसा कहा गया है, क्योंकि उसने अपने शत्रुओं को अपनी प्रखर शक्ति से तप्त या झुलसा दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, एक नवीन प्रकार के सूर्य से। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह के काल में रणथंभोर को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? जो निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर था। स्थिर राज्य, प्रवर्धमान राज्य, करद राज्य या विभाजित राज्य। देखिए, तो डॉक्टर डीसी सरकार जो है वो और अन्य जो इतिहासकार है वो, उनके अनुसार देखा जाए तो इस राज्य को उन्होंने प्रवर्धमान राज्य कहा है, क्योंकि उन्होंने मालवा से लेकर आमेर तक अपना प्रभाव बढ़ाया था। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रवर्धमान राज्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जेत्र सिंह ने अपने तीनों पुत्रों सुरतराण, वीरम और हम्मीर में से हम्मीर देव का राज्याभिषेक अपने जीवन काल में ही किस तिथि को किया? विक्रम संवत 1339 या 1282 ईस्वी, विक्रम संवत 1358 या 1301 ईस्वी, विक्रम संवत 1250 या 1350 या फिर विक्रम संवत 1300। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, विक्रम संवत 1339 या 1282 ईस्वी, जिस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा थी उस दिन उनका राज्याभिषेक किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह की मालवा विजय के दौरान झापापा घाट का उल्लेख किस संदर्भ से मिलता है? एक मंदिर के रूप में, वह स्थान जहां उन्होंने मालवा के सैनिकों को बंदी बनाया, उनकी राजधानी का नाम, एक प्रसिद्ध दरबारी कवि का नाम। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, वह स्थान जहां उन्होंने मालवा के सैनिकों को बंदी बनाया था। जो झापापा घाट है उस स्थान पर जेत्र सिंह ने मालवा की सेना पर प्रहार किया और वहां से दासों को पकड़ करके लाए थे। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह के दरबार में किस प्रसिद्ध कवि का उल्लेख मिलता है जिसने हम्मीर की प्रशस्ति की रचना भी की थी? बीजादित्य या विद्यादित्य, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या नयन चंद्र सूरी। देखिए, जो बीजादित्य हैं वो जेत्र सिंह के दरबारी कवि थे जिन्होंने हम्मीर देव के पराक्रम का भी वर्णन किया है और उन्हें विद्यादित्य भी कहा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, जेत्र सिंह द्वारा हम्मीर को उत्तराधिकारी चुनने का मुख्य आधार क्या था? ज्येष्ठता, सबसे बड़ा पुत्र होना, योग्यता और वीरता, सबसे योग्य पुत्र होना, माता की इच्छा या सल्तनत का दबाव। देखिए, जो सुल्तान था वो ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन जो जेत्र सिंह थे उन्होंने हम्मीर की अद्वितीय योग्यता को देखते हुए उन्हें शासन सौंपा था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योग्यता और वीरता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, झाइन दुर्ग को रणथंभोर के सैन्य संदर्भ में क्या उपमा दी गई है? रणथंभोर का अन्न भंडार, रणथंभोर की कुंजी, शासकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश या केवल एक व्यापारिक केंद्र। तो देखिए, और इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, रणथंभोर की कुंजी, क्योंकि झाइन दुर्ग को जीते बिना मुख्य जो रणथंभोर दुर्ग था वहां तक पहुंचना और रसद आपूर्ति बनाए रखना असंभव था, इसलिए इस दुर्ग को रणथंभोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भौगोलिक दृष्टि से झाइन दुर्ग की अवस्थिति के बारे में क्या सटीक विवरण मिलता है? चंबल नदी पर झवाइत घाट के स्थान पर लाखेरी स्टेशन से 10 मील दक्षिण, बनास नदी के उत्तर में पहाड़ियों पर, अजमेर से ठीक पूर्व या चित्तौड़ के प्रवेश द्वार पर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबल नदी पर झवाइत घाट के स्थान पर लाखेरी स्टेशन से 10 मील दूर।
ये जो दुर्ग था रणथंभौर के दक्षिण से आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनके लिए महत्वपूर्ण अवरोधक बनता था। अगला प्रश्न, हम्मीर देव के आवास का नाम क्या था जो दुर्ग के भीतर परकोटे प्राचीर एक अलंकृत पोली के पास स्थित था? विजय महल, त्रिलोक्य महल, बादल महल या राजा प्रसाद? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिलोक्य मंदिर। जो हम्मीर देव का निजी आवास था वो त्रिलोक्य मंदिर कहलाता था, जो अपनी वास्तुकला और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, हम्मीर महाकाव्य और सृजन चरित्र के अनुसार दी गई वंशावली में प्रमुख विरोधाभास क्या है? दोनों में शासकों की संख्या समान है, नामों और उनके शासन क्रम में भिन्नता है, एक केवल मुस्लिम शासकों का वर्णन करता है, दोनों ग्रंथ एक ही लेखक द्वारा लिखे गए हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, नामों और उनके शासन क्रम में भिन्नता है। सृजन चरित्र जो है वो पृथ्वीराज के बाद सीधे प्रहलाद नारायण को रखता है, जबकि जो शिलालेख और महाकाव्य है वो गोविंदराज के बाद में वालणदेव का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह के शासनकाल के दौरान निर्मित वह कौन सा स्मारक है जो उनके न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है? 82 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, कुंभा स्वामी मंदिर या विजय स्तंभ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ये जो छतरी है वो उनके 32 वर्षों के शासन का प्रतीक है। और जो कुंभा स्वामी मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। और 82 खंभों की जो छतरी है वो अलवर में है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। रणथंभौर दुर्ग करकलगिरी नामक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। जेत्र सिंह ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। जो जेत्र सिंह थे उन्होंने, देखिए ये दुर्ग जो है वो करकलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है और पद्मला जो है वो तालाब हम्मीर की पुत्री जेत्र सिंह की जो पोतरी थी उनके नाम पर बना था, जो आज भी दुर्ग में स्थित है। तो जो दोनों कथन है वो सही हो जाएंगे, 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जेत्र सिंह ने मांडू को विजित कर वहां किसे अपना मुख्य आवास बनाया? त्रिलोक्य मंदिर को, मांडू के दुर्ग को ही अपना आवास बनाया, जाहिन दुर्ग को या दिल्ली के लाल किले को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडू के दुर्ग को ही अपना आवास बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, चौहान वंशावली के किस वृक्ष में बाघभट्ट के बाद सोमराज और सुरराज जैसे नामों का उल्लेख मिलता है? सृजन चरित्र, वंश वृक्ष, हम्मीर महाकाव्य या पृथ्वीराज रासो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंश वृक्ष या चित्र के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, जेत्र सिंह की सैन्य उपलब्धियों के संदर्भ में तप्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जनता पर कर लगाने हेतु, शत्रुओं को अपनी वीरता में संतापित करने हेतु, हवन करने हेतु या दुर्ग की मरम्मत हेतु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शत्रुओं को अपनी वीरता से संतापित करने हेतु। जो शिलालेख है उनके अनुसार जैसा सूर्य तपता है वैसा ही जेत्र सिंह ने मांडू के जय सिंह को अपनी सैन्य ज्वाला से तप्त किया, ऐसा शिलालेखों में उल्लेख है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार करें। गोविंदराज ने ताबेकारी से राज्य की नींव रखी, वीर नारायण ने इल्तुतमिश के विरुद्ध कूटनीतिक हार झेली, बाघभट्ट और जेत्र सिंह ने राज्य को संप्रभु और प्रवर्धमान बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सत्य है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस तरह से हमारे जो रणथंभौर के चौहान है उनसे संबंधित 50 प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।